जूले नमस्ते, जय हिंद। बनियाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस ब्लॉग में मैं आपको स्पीति का एक ऐसा होम स्टे और होटल दिखाऊंगा जो कि विंटर में भी आपको गर्म रखेगा, जहां पानी जो है वो 24 घंटे चला रहेगा नलकों में, और बाल्टी से आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर बाहर टेम्परेचर -30 और 35 के बीच में है तो आपके कमरे का टेम्परेचर जो 5 डिग्री प्लस में से लेके 30 तक आराम से उसमें मेंटेन हो सकता है। पूरा सेंट्रल हीटिंग इन्होंने ये पूरा किया हुआ है। और ये होम स्टे स्पीति के सबसे पुराने होम स्टे में कंसीडर होता है, और उसे अपग्रेड करके अब उसने जो है, मालिक ने जो है वो नया होम स्टे बनाया है जो कि अपग्रेड किया है, और बहुत से लोग उसका नाम भी जानते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर लिए, साक्य अवार्ड करके होम स्टे है। तो ब्लॉग में बने रहें। थैंक यू। जुले जी जुले, मेरा नाम सेरिंग है। मैं इस प्रोफेशन में आप ले लीजिए बचपन से ही हूँ। वैसे तो एक फैमिली रन होटल था ये, और जब भी बचपन में वेकेशंस होते थे तब से मैं यहीं रहता था। फिर टेक्निकली 2005-06 के बाद मैं इसमें फुल टाइम जुड़ गया। ये एक हमारा पुराना फैमिली रन होटल है, और ये मेरे ख्याल से स्पीति का सबसे पुराना होटल भी होगा, अमंग द ओल्डेस्ट में होगा ये। और ये पूरा होटल जो है, जो इसका ओल्ड सेक्शन है, वो पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है। और ये मिट्टी का ऐसा नहीं है जिसमें पिलर भी नहीं, ये मिट्टी का ऐसा है कि इसमें सीमेंट का कोई अंश ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसे हैं कि इसके जो 12 के 12 बाथरूम है वो भी पूरे मिट्टी के हैं। तो आप ये ले लीजिए, बाथरूम का वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, सारा मिट्टी का है सर। और जो डाइनिंग है, इसका जो डाइनिंग स्पेस है वो भी पूरा मिट्टी का है। डाइनिंग उस टाइम का मेरे ख्याल से सबसे बड़े डाइनिंग हॉल में से था पहले। अब तो चलो स्पीति में काफ़ी डाइनिंग आ गई। और इस डाइनिंग में जो 4 पिलर्स हैं वो पूरा इसके रूफ का वेट होल्ड करता है। सर ऐसे आइडिया करके था नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। आई मीन मैं बचपन से इस लाइन में था। और वैसे तो मैं स्पीति में, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी किया। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे टू सी अनदर साइड ऑफ कॉइन, है ना जी, दूसरे साइड का लाइफस्टाइल देखने का मुझे मौका बहुत अच्छा मिला। दिल्ली में था, देहरादून में था, धर्मशाला में था। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शहरों के लाइफस्टाइल और स्पीति के लाइफस्टाइल में, स्पीति का लाइफस्टाइल में कंटेंटमेंट ज़्यादा है, और शहरों के लाइफस्टाइल में ऐसा है कि बहुत फास्ट है ना जी। और कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूज़ एंड एथिक्स वहाँ पे लॉस हो रहे थे। फिर एक ही तो लाइफ है सर, एक ही लाइफ जीना है हमने, और उसके एस्पेक्ट से इफ़ यू हैव टू स्पेंड ए लाइफ, मुझे लगा कि आई थिंक स्पीति विल बी ए बेटर प्लेस। वहाँ पे हमारा कल्चरल इंटीग्रिटी हो गया, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ हो गया, उन सब के ये वैल्यूज़ ज़्यादा थे। और शहरों में समहाउ मुझे ऐसा लगा कि लाइट्स ज़्यादा है, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, पर समहाउ वो चीज़ लैक होने लग गई थी। तो फिर मैं जब अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं वापस स्पीति आ गया। और मैं बेसिकली होटल चलाने के लिए नहीं आया था। मैं तो आई हैड कम बैक टू बी अ फार्मर। मैंने सोचा तो देखेंगे जो भी जीविका मिलेगी उसमें हम परसू करेंगे। पर फिर स्पीति में बैठ के एक ट्रैवल लाइन का एडवांटेज ये है कि आपको लोगों से मिलने को बहुत मिलता है, स्टोरीज शेयर करने को मिलता है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिलता है। फिर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था जिसकी वजह से मैं शायद ट्रैवल लाइन में जुड़ा। फिर होटल बिजनेस हमारा पहले से था, एक फैमिली रन छोटा सा होटल था। फिर हमने कहा कि उसको ट्रेडिशनल तरीके से जैसे बना है उसको वैसे ही मेंटेन करेंगे। थोड़े से रेनोवेशन आगे पीछे लोगों के कंफर्ट जोन के हिसाब से हम करते हुए उस प्रॉपर्टी को हमने वैसे ही मेंटेन किया, और साथ में एक ट्रैवल बिजनेस को भी शुरू किया। इसमें ऐसा है सर कि अब मुझे बहुत समय से ऐसा लग रहा था, विंटर्स में जब मैं स्पीति वापस आया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी हम समर्स में करते हैं वी आर ट्रेनिंग दैट आउट इन विंटर्स को स्पेंड करने के लिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर उस क्षेत्र को हमें बंद करना है तो विंटर्स में थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहने में शायद संकोच नहीं करूँगा कि कभी कभी वी आर वेस्टेड फॉर विंटर्स। समर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, विंटर्स में इतना कोल्ड और इतना लंबा इसलिए हो जाता था स्पीति का विंटर्स क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं था। जिन लोगों के पास, जैसे स्पीति में हमारा जो बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ स्टाइल है, उसमें कई लोग तो उस टाइम को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ करते हैं टू प्रैक्टिस धर्मा, है ना जी। पर जैसे जवान तबके के जो लोग हैं, ना तो उनके पास स्पोर्ट्स ज़्यादा ऑप्शन था, ना ही मतलब कोई व्यवसाय था। तो फिर मैंने ऐसा सोचा और कि विंटर्स में हम कैसे इसको मतलब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकें। फिर हमने पहले, हमारा एक पुराना घर है जहाँ पे हम रहते हैं, फिर उसमें एक छोटा सा होम स्टे का सेक्शन था, तो उसको हमने ऑपरेशनल रखा।
फॉर ऐसा करते हुए अब 10 साल हो गया। सबसे पहला होम स्टे होगा जो विंटर्स में ऑपरेशनल होता था स्पीति में। और अब 10 साल होने के बाद मुझे ऐसा कमी खलता था उसमें, क्योंकि जो भी विंटर्स में स्पीति आता है हम लोगों के लिए तो चलो हम हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ना जी, स्पीतियन वे ऑफ लाइफ है, उसमें ड्राई टॉयलेट्स हम यूज़ करते हैं। जो मुझे हमेशा से खलता था कि जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो ठंड से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो बेसिक लाइफस्टाइल है, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो एक रनिंग वॉशरूम होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको एडजस्ट करने में कई लोग तो जो ट्रैवलर टाइप के हैं वो तो एडजस्ट हो जाते थे, पर मैक्सिमम जो टूरिस्ट हैं जो मतलब ट्रैवल भी करना चाहते हैं उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था। और स्पीति में कोई भी इस चीज़ को इनिशिएट नहीं कर रहा था। तो इस समर्स में फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फिर इस होटल में जो हमारा पुराना सेक्शन है उसमें 6 कमरे में हमने रनिंग वाटर का कोशिश किया। और सोफा सो गुड। अब फरवरी आप देख लीजिए एंड होने वाला है और पानी पूरा चलता है, तो समहाउ मतलब स्पीति में इस चीज़ को कर सकते हैं। इसमें सर हमने ऐसा कोई हमारे पास इसका पहले का नॉलेज तो है नहीं। अब जितना भी ऑनलाइन जो भी हमको कंटेंट मिला, स्पीति में पहले किसी ने किया नहीं है, गवर्नमेंट सेटअप में भी ऐसा था नहीं, तो जितना भी ऑनलाइन कंटेंट मिला, रिसर्च छोटा सा अपने एंड पे करके, जो भी इंस्टॉलेशन का स्टफ़ है, जो भी इंस्टॉलेशन का समझ है, मतलब हमने क्या करना है, सीवेज सिस्टम को ये मेंटेन करना है कि वो जमे ना, है ना जी। और पानी जो प्लम्बिंग में आ रहा है वो हमने ये कोशिश करनी है कि वो रूम तक आने में वो जमे ना, है ना जी। और रूम के अंदर जितना भी प्लम्बिंग सिस्टम है वो इंटरनली जमे ना। तो उस हर एक चीज़ को सेक्शन वाइज हमने कोशिश किया कि जैसे जो 3 हेड्स मैंने बताया, सबका जो ट्रबल शूटिंग है उसको इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ के सबको सॉर्ट आउट किया। जैसे बाहर का जो सीवेज लाइन है उसे इंसुलेट किया, और जिन पॉइंट्स पे वो ज़्यादा वल्नरेबल है वहाँ उसे हीट भी किया। हीट मतलब हीट ट्रेस केबल को लपेट के फिर उसे इंसुलेट करके, फिर जो सोर्सेज हैं, जो वाटर का सोर्स है, जैसे हमारा बाहर टैंक रखा हुआ है उसको इंसुलेट किया। उससे पहले उसे हीटिंग का सिस्टम किया, है ना जी। फिर एक इंसुलेटेड टैंक कस्टमाइज बनवाया। जैसे हमारे यहाँ पे जिस तरीके का ठंड होता है -25, 30, 35 तक लिंगर करता है, तो उसके हिसाब से हमने एक कस्टमाइज प्रीफैब एक टैंक बनाया जिसमें पफ्ड इंसुलेशन 150 mm का दिया, और उसको हीट करने का भी एक सिस्टम रखा। तो अब ऐसा है कि उसको मतलब अब ये है कि इसको पूरा हीटिंग सिस्टम में रखना पड़ता है। रात के टाइम पे जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो हीट रेस केबल, प्लम्बिंग लाइन और हीट जो भी टैंक्स वगैरह में लगा है उन सबको ऑन करना पड़ता है ताकि वो गर्म रहे। फिर रूम के अंदर का टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करना पड़ता है कि पानी के जो इंटरनल टैप्स हैं, जो भी है उसका जो ड्रेनेज है वो सब ना जमे। और बाकी प्रीडोमिनेंटली एडवांटेज ये है कि ये सारा मिट्टी का बना हुआ है। पहले के टाइम पे 1.5 फुट की दीवारें हैं, तो वैसे ही ये इंसुलेटेड है, मतलब हीट रिटेन करने के कैपेसिटीज इसमें है। अब एक चीज़ होम स्टे के एक्सपीरियंसेस में जो हमने सीखा ना जी, पीछे पास्ट विंटर्स में जो हमने होम स्टे चलाए थे, अपने होम स्टे को जब चलाया, तो ये एक एक्सपीरियंस हमको हुआ कि अगर आप बेडरूम में फायर प्लेस देंगे ना जी, और क्योंकि स्पीति इज़ इन हाई ऑल्टीट्यूड, आधा ऑक्सीजन तो आपका फायर सिस्टम खा लेता है ना जी। और वैसे ही जो क्लाइंट्स नीचे से आए हैं विंटर्स के टाइम पे, जहाँ पे पेड़ वगैरह भी इस टाइम, क्योंकि पेड़ वगैरह तो है नहीं अभी विंटर्स में, है ना जी, ऑक्सीजन का स्रोत तो बहुत कम है। तो अगर आधा ऑक्सीजन आपका हीटिंग खा ले, है ना जी, और फिर उसके बाद तबीयत ख़राब होने की, हाई AMS से सफ़र करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बनियाल जी। तो इसमें उसको कंसिडर करते हुए जो भी अब कंटेम्प्रेरी हीटिंग सॉल्यूशंस जो हमको ऑनलाइन मिले, उसको सबको वो करते हुए मैंने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में ऐसा किया कि 6 कमरों को हमने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पे लगाया, है ना जी। 6 कमरों को हमने फ्लोर हीटिंग सिस्टम पे लगाया, है ना जी। अब बस इस बार देख रहे हैं कि कौन सा कितना बेटर चलता है ना। उसके हिसाब से फिर हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर किसको इम्प्लीमेंट करना है। ये वाला साल बस अपने एरर्स और उसको देखने के लिए है, मिस्टेक्स को देखने के लिए, और नेक्स्ट ईयर फिर वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन दैट। सी मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सक्सेस तो हो गया, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट था पानी चलाने का वो तो चल गया और पूरे विंटर्स चला है वो। और बाकी इसमें सर इम्प्रोवाइज करने के लिए तो बहुत अभी स्कोप है हीटिंग सिस्टम को। मुझे भी ऐसा लग रहा है इस साल ना जी कि इंसुलेशन हमने किया, जैसे जितनी भी दीवारें आउट ऑफ वॉल है, जो कि इस ओल्ड सेक्शन को छोड़ के जितनी भी आउट ऑफ वॉल्स हैं उसमें पूरा इंसुलेशन का मैंने काम किया। और उसको लेके उसको छोड़ के भी बहुत काम है, क्योंकि एक तरीका है कमरे को गर्म करने का, है ना जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कमरा गर्म नहीं होगा। पर दूसरा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस हीट को अंदर रिटेन कैसे करना है। अब उस हीट को रिटेन करने के लिए हमारे इंसुलेशन का ही काम है। इंसुलेशन अब
के तरीके बहुत हैं। यूपीवीसी है, मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव बॉयल आउट करता है, तो हमको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जितना हो सके लोकल मटेरियल को यूज़ करते हुए इंसुलेशन की चीज़ को वो करना है बिना। अभी जैसे हमारे कुछ रूम्स में हम लोगों ने हैवी कर्टन्स लगाए मेन डोर में, मतलब अंदर के हवा को बाहर ना जाने के लिए। ग्लास एक बहुत बड़ा स्रोत है जहाँ से हीट लॉस होता है, उसको कैसे ट्रीट करना है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए सारे चैलेंजेस हैं जी, उन सबको अब इंसुलेट जो हमने गर्म किया उसको अच्छे से इंसुलेट करना, उस हीट को रिटेन करने के काम पे काम करना। सर अब इस पे तो मुझे अभी खुद को क्लियर आइडिया है नहीं कि कितना खर्चा हुआ है। आई हैव टू सिट डाउन एंड सी, क्योंकि इसमें सिर्फ इसका जो मेरा इस बार खर्चा हुआ सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है, मेरे कुछ और रेनोवेशंस भी थे। पर यह है कि मैंने जितना कोशिश किया है इसको थोड़ा कन्वेंशनल स्टाइल से भी करने का कोशिश किया है सर। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया हो। जैसे जो हमारा गैलरी है उसे सोलर पैसिव बनाने का कोशिश किया है। जो पीछे का जो सीवेज सिस्टम को हमने इंसुलेट करना था उसको हीट करने की जगह मैंने बस एक दीवार से कवर कर दिया है। अब एज़ फार एज एक्सपेंसेस कंसर्न सर, अभी उसका मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया है नहीं कि कितना हुआ है। बस मेरे को सिर्फ यही पता है कि रॉ मटेरियल कितने का लमसम में कम से कम 10-12 लाख किया होगा सर। बाकी लेबर चार्जेस वो अलग से है? लेबर में तो सर हम खुद ही लग गए। अच्छा, हमने खुद ही किया, क्योंकि देखिए इसमें कोई सेट ऐसा लेबर था नहीं जिसको ये काम आता हो, है ना जी। तो ऑनलाइन जो समझ में आया, जो काम करना था, क्योंकि उसका समझ मेरे को ज़्यादा था तो हमने खुद ही किया। इलेक्ट्रिशियन वगैरह कुछ नहीं हो, खुद ही आपने? नहीं, इलेक्ट्रिशियन हमारे साथ थे पर उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। प्लम्बर्स हमारे साथ थे पर उन्होंने भी पहली बार, उनके लिए पहली चीज़ थी, पहली बार हो रहा था जी। फिर हम लोगों ने जो ऑनलाइन समझ में आया, यार मित्र से जो बातें की, तो उसको देखते देखते हमने कर दिया। अब जैसे कि इस कमरे में फ्लोर हीटिंग लगाया हमने सर, जिस कमरे में हम बैठे हैं, ये फ्लोर हीटिंग एक दिन पहले हमने इंस्टॉल किया नीचे। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया गलत हो गया, फिर उसको पूरा निकाला, है ना जी, मैंने खुद किया वो। फिर दोबारा इंस्टॉल किया, फिर मैंने फ़ोन किया कैसा है, फिर बोला कि ये गलत हो गया। मतलब आप ये ले लीजिए 3 बार अनइंस्टॉल किया, उसके बाद जाके ये जो आपने नए 6 कमरे बनाए हैं जो हीटिंग सिस्टम वाले हैं, उनमें रेंट कितना रखा है आपने अप्रॉक्सीमेटली? अभी इस साल सर इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी, है ना जी। हम लोगों ने क्या किया है कि B2B हमने 5,000 रुपये रखा, है ना जी, डिनर ब्रेकफास्ट 2 आदमी। ठीक है जी। फिर उसके ऊपर GST है उसको अलग रखते हैं। आपके इस प्रोजेक्ट को देखकर स्पीति के और लोग भी जो इस टूरिज्म लाइन से जुड़े हैं वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हैं कि हम भी इसको करते हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन लेने बहुत आ रहे हैं सर। और मेरा बेसिक आइडिया इसको इम्प्लीमेंट करने का सिर्फ ये नहीं है कि मैंने मतलब आई वांट टू रन इट पर्सनली फॉर माई सेल्फ। मैं चाहता हूँ कि हम सब के लिए फ़ायदा हो, मतलब बाकी होम स्टेज भी जुड़े हैं, बाकी भी देखें। और नेक्स्ट ईयर जैसे अगर मुझसे भी कोई पूछे तो मैं चाहूँगा कि उनको मैं वो तरीका ज़्यादा अच्छा बता सकूँ जिसमें वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इसलिए जिस तरीके से हमारे फंड्स होते हैं सर, ऐसा नहीं होता है जैसे नीचे के लोगों के पास फंड्स होता है। वी आर वेरी लिमिटेड ऑन फंड्स। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 6 कमरे और ये 4 कमरे साइड के इंसुलेट करने की कोशिश की है। और जितना भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन में मटेरियल, ये इंसुलेशन में और हीटिंग में जो मटेरियल लगाया वो बहुत बेसिक लगाया है। और कोशिश की है कि जितना, क्योंकि हमारे स्पीति में विंटर्स का धूप स्ट्रांग होता है सर, बहुत अच्छा होता है। हमने कोशिश किया है कि उसे भी पूरा ऑप्टिमाइज़ किया जाए। जैसे हमारा ये कॉमन कॉरिडोर है, जैसे आज तो बर्फ़ पड़ रही है, वरना हम क्या करते हैं सर कि दिन के टाइम पे सब कमरों के दरवाजे खोल देते हैं पर्दों के साथ। तो जितने भी अब हीट को हम रिटेन करने के लिए जो हमने पॉलीकार्बोनेट शीट लगाया है, सुबह से लेकर शाम तक जो धूप लगती है, वो धूप का जो हीट है वो पूरा रूम के अंदर जाता है। सनसेट से पहले हम उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो टेक्निकली जो धूप हमने गैलरी में दिन भर यूज़ किया है उसको हमने रूम में शिफ्ट कर दिया। और सनसेट से पहले अगर हम दरवाज़ा बंद कर दें, क्योंकि मिट्टी की दीवारें हैं, वो हीट तो रिटेन हो जाती है अंदर, है ना जी। तो शाम को जब कोई क्लाइंट चेक इन करता है तो टेक्निकली उसे रूम ठंडा नहीं लगता है, और उसकी वजह से जो बाथरूम है वो भी गर्म रहता है। तो हम लोगों ने मिक्स एंड मैच किया है, कोशिश किया है, ब्लेंड किया है। और अगर उसके बाद हमारे सारे स्टेक होल्डर्स भी, और छोटा सा कम्युनिटी है, सारे भाई हैं, सारे मित्र हैं, तो अब कल को अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें हम उनके साथ अपना फ्लॉ भी शेयर कर सकते हैं, और जो हमारे साथ ठीक टकरा है उस चीज़ को भी बता सकते हैं। अच्छा, ये इंसुलेटेड रूम्स है, उनमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है? हीटिंग के बाद, हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद दोनों? आप ये ले लीजिए सर, प्लस में है, कोई भी माइनस में नहीं। ओके। क्योंकि सारा बाथरूम में एक बूंद पानी नहीं जाना इसमें। जो ऐसा है कि हमने कोशिश किया है, जो 10 कमरे में बोल रहा हूँ जो हम चला रहे हैं ना, वो सारे साउथ फेसिंग, कोई भी नॉर्थ फेसिंग हमने इस बार ऑपरेशन नहीं किया।
तो जैसे हमारा 14-15 कमरे हैं, उसमें सिर्फ 10 कमरा हम यूज़ कर रहे हैं विंटर्स के लिए। सर ये क्वेश्चन बड़ा वो है हम लोग सर देखिए हमारे ये वाला होटल तो हमको चलाते हैं। एक हमारा छोटा सा होम स्टे है, वहाँ 2-3 लड़के हैं, यहाँ 10-12 लड़के हैं। फिर हमारा कैफ़े है, वहाँ 14-15 लड़के हैं सीज़न टाइम में। फिर 1-2 होटल हम लोग पार्टनरशिप मॉडल पे चलाते हैं, तो उसमें कुछ स्टाफ है, पर वो टेक्निकली हमारा नहीं है। तो आप ले लीजिए कि 20-25 होंगे। नहीं सर, अब रोज़ी रोटी तो क्या बोले, पर वो हमारे साथ एज ए टीम है, एज ए फैमिली है सर। हमारे साथ ये भाव, हमारे साथ लड़के हैं सर जिनको हमारे साथ काम करते हुए 20-25 साल हो गया है ना जी। अब मुझे उनके घर के पूरे कंस्ट्रेंट्स और जितने भी उनके जो भी उनकी दिक्कतें हैं सबका पता है, और उनको भी हमारा पूरा पता है। तो हम लोगों के लिए इट्स मोर लाइक फैमिली और टीम। अब मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो शो रन करते हैं वही यही लोग कर रहे होते हैं। मैं तो हूँ नहीं सीन में। मैं तो कभी कभी यार दोस्त के साथ खाना खाने आता हूँ यहाँ पे, और बाकी पूरा जो सिस्टम एंड ऑर्डर है वो हमारे ये लड़के लोग ही चलाते हैं। रेनोवेशन का काम मेरा है, आइडिया मेरा है, सिस्टम एंड प्रोसेस में क्रिएट करता हूँ, बाकी सब कुछ शो इज़ रन बाय देम सर। क्वेश्चन सर मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे पहले तो यंगर जनरेशन को अपना रुझान देखना चाहिए। अगर कईयों को लगता है कि देश की सेवा करनी है ना जी, उसमें तो मतलब हर एक वो तो फिलहाल किसी भी चीज़ से किया जा सकता है, उसमें तो कोई दो राय बात नहीं है कि आप बिजनेस करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें। पर रुझान का कहने का मतलब है कि कईयों को एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के इफ़ दे वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ आवर कंट्री, वो एक अलग स्टोरी है ना जी। शेप अप करना, सोशल सिस्टम में काम करना। अब कईयों को एनजीओ फॉर्मेट में काम करना है, सोशल वर्क करना है, उनके लिए अच्छा है। और हमारे जैसे लोग जिन्होंने चूज़ किया कि वो व्यवसाय करें, वो भी बहुत अच्छा है सर। व्यवसाय में फ़ायदा ये है कि आप टेक्निकली अपने सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो है ना जी। आप अपने यंगर जनरेशन के लिए एक फील्ड अप कर रहे हैं, उनके लिए एक जगह बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह में टूरिज़्म हो, और जिसका स्पीति जैसे कॉम्प्लेक्स, स्पीति थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है, एरिया बहुत बड़ा है, सोशल सिस्टम बहुत एंशिएंट है, और लोकल पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम अपना स्टेक होल्डिंग और अपना पार्टनरशिप नहीं दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि इन फ्यू डिकेड्स स्पीति शायद ऐसे लोग ऐसी बात करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, ऐसा था। और उसको रिटेन करने के लिए आज अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, टूरिज्म से लेके जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो फार्मिंग हो, फार्मिंग में भी बहुत पोटेंशियल है स्पीति में। और इन सब चीज़ों में जब तक हम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से स्पीति को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, अपने एंशिएंट कल्चर को, अपने एग्रीकल्चर स्टाइल को, अपने सोशल सिस्टम को। और पिछले बार जैसे गवर्नमेंट में भी बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं है ना जी। कोई खाना बनाने का एक बार कोर्सेज रन कर रहे थे, गाइडिंग का कोर्सेज रन कर रहे थे। तो मैंने इनफैक्ट उस टाइम ये सुझाव रखा था सर कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे भी रखना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस पे रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्पीति एक ऐसा जगह है जहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे किसी के पास ज़मीन है, वो भी सच्चा है, अगर उसके पास फंड्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे XYZ पार्टी के साथ हाथ जोड़ना पड़ेगा। अब कोई बाहर से आएगा, अपना फंड और इन्वेस्टमेंट लगाएगा, वो जाहिर सी बात है कि उसकी अपनी शर्तें होंगी, उसको उस शर्त पे चलना पड़ेगा। तो उस मॉडल को अगर हमने हटाना है, तो मेरे ख्याल से इनिशिएटिव गवर्नमेंट के एंड से होना चाहिए। इसीलिए तो स्टेट है ना सर, इसलिए तो गवर्नमेंट है, टू हेल्प लोकल स्टेक होल्डर्स। माइक्रो फाइनेंस हो गया, फाइनेंस का सिस्टम हो गया, छोटे छोटे मॉडल्स पे काम कर सकें। जैसे किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने रेस्टोरेंट चलाना है, सीजनल बेसिस पे मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट हो। और रही जो आपके क्वेश्चन की बात की पार्टिसिपेट कर फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो आई थिंक सर एंटरप्रेन्योरशिप इन स्पीति बहुत अच्छा है सर, बहुत स्कोप है, वाइड स्पेक्ट्रम है।